नमस्कार, सुप्रभात। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समृति शर्मा और आप देख रहे हैं सुबह का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। दर्शकों, आज नमस्ते हिमाचल में हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो बहुत ही खास हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में वो समरहिल वार्ड से पार्षद हैं, MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से वो रिटायर्ड हैं और लोक संगीत में खासी रुचि रखते हैं। तो आइए मिलते हैं वीरेंद्र ठाकुर जी से, करेंगे उनसे ढेर सारी बातें और साथ ही सुनेंगे उनकी आवाज़ में कुछ बेहतरीन गाने। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे, कुछ आज हमारे शो के थ्रू आपको जानेंगे। तो हम आपके थोड़े जो स्टार्टिंग के जीवन है उसके बारे में जानेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका बचपन कैसे बीता। बेसिकली मैडम मैं सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन से बिलोंग करता हूँ जी, तहसील अर्की, लेकिन मेरा बर्थ प्लेस समरहिल है जी। 1961 का मेरा जन्म है। अच्छा। मैं समरहिल में पैदा हुआ हूँ जी। और यहीं से मेरी पहली जीवन यात्रा मेरी जो शुरू हुई है, प्रारंभिक जीवन मेरे यहाँ से शुरू हुआ है जी। और यहीं पर सारा एजुकेशन, मेरा नौकरी का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ है। अच्छा, तो आप शिमला से ही आपकी जो प्रारंभिक जीवन है और जो स्कूलिंग वगैरह है वो यहीं से हुई है। तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है, आपकी जो स्टडी है और जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी प्रारंभिक जो प्राइमरी एजुकेशन जो मिली है वो लेडी अरविंद स्कूल हुआ करता था। अच्छा। आज की डेट में वो होटल बन गया है, डेल्जिल होटल बन गया, वो रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग के सामने जी। तो 5वीं 4थी तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। उसका 5वीं में हम DV स्कूल लक्कड़ बाजार में चले गए थे। अच्छा। जो कि बहुत ही एक माना हुआ अच्छा स्कूल अपने समय में रहा है जी जी। बहुत से छात्र वहाँ से निकले हैं जो आज पूरे देश में नाम कमा रहे हैं जी। देश विदेश में। तो वहाँ से मेरा 5वीं से लेकर 10वीं तक का मेरी शिक्षा वहाँ पूरी हुई। उसके बाद हायर सेकेंडरी जो है मैंने लाल पानी स्कूल से किया। अच्छा। जो भी उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस हमको मिला। लाल पानी जो स्कूल था वो भी एक काफ़ी मशहूर, क्योंकि हायर सेकेंडरी होती थी उस समय, +2 +1 +2 तो अभी आया जी जी। तो मैट्रिक के बाद हायर सेकेंडरी करनी पड़ती थी जी जी। उसके बाद मेरा जॉब लग गया। उसके बाद मैंने इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया। अच्छा। जॉब लगने के बाद इवनिंग कॉलेज से मैंने स्टडी की, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से की अपनी जी। तो मतलब आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो ज़्यादातर शिमला में ही बीता है, लेकिन बिल्कुल। वैसे आप सोलन से बिलोंग करते हैं जी। तो अगर हम संगीत की बात करें तो आपकी जो रुचि है वो संगीत की तरफ कब से आई और किस तरह से आई? क्या आपने स्कूल में ही संगीत गाना या फिर सीखना शुरू कर दिया था? बिल्कुल, ये सही बात है। जब मैं 5वीं में DV स्कूल लक्कड़ बाजार में गया जी। तो वहाँ पर जो सुबह हम जाते थे स्कूल तो प्रार्थना वहाँ पर हारमोनियम पर बजती थी प्रार्थना जी जी। तो बड़ा अच्छा लगता था कि 5 स्टूडेंट्स ऊपर हारमोनियम बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं और हमारी प्रेयर वहाँ से शुरू होती थी जी। तो वहाँ से मेरा शौक़ पैदा हुआ कि भाई क्यों ना मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूँ जी। और मैंने विद इन ए वीक जो है उसको जो है अपने कला को निकालने की कोशिश की कि मैं भी शायद गा सकता हूँ। तो मैंने प्रेयर करनी शुरू करी। अच्छा। और वहीं पर मैंने उसी में एक 1.5 महीने के अंदर मैंने हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। उस प्रेयर से मेरा एक मॉरल बूस्ट हुआ अच्छा। कि मैं हारमोनियम भी बजा सकता हूँ और मैं गा भी सकता हूँ जी जी। और हमारे गुरुजी थे हमारे मुनि लाल जी, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं आप अच्छे निकल सकते हो, आप कोशिश करो जी। तो जो स्कूल में माहौल था उसके हिसाब से वहाँ से मेरा शुरू हुआ जी। तो सुबह की जो प्रार्थना थी उसी से आपका जो संगीत का सफ़र है उसकी शुरुआत हुई और ये आपने बताया कि जैसे आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया और जब गुरु का साथ मिल जाए तो आगे तो बढ़ ही जाते हैं। बहुत बहुत जी। तो सर, अब संगीत की बात हो ही गई है तो हम ज़रूर चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपकी आवाज़ में कोई एक गाना ज़रूर वो सुने जी। मैं आपको एक जो मेरा एक फेवरेट है और जो हिमाचल की जो हमारी भूमिका रही है जी। हम जब कहते हैं हिमाचल के लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं जी। और पूरे सहनशीलता से काम करते हैं जी। उस पर एक गीत, छोटा सा गीत है जो मैंने गाया भी है, रेडियो में भी गाया है और उसमें स्कूल टाइम पे भी और कॉलेज टाइम पे भी गाया है जी जी। तो उसके बोल हैं, पाथरा रे माणुआ से पाथरा री जिंदड़ी, पाथरा रे माणुआ से पाथरा री जिंदड़ी, नरम नरम काळजा, नरम नरम काळजा, दिलो रे दुला जे मारे सारी दुनिया जो खुल जाने वाले प्यार दे जा, पाथरा रे माणुआ से पाथरा री जिंदड़ी, पाथरा रे माणुआ से पाथरा री जिंदड़ी, पैनूरी गरीबी पावे गम नहीं कर दी,
ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਾਥਰੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਰਹੁੰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਾਥਰੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਰਹੁੰਦੇ, ਟੱਖੀ ਦਵੇਂ ਸੂਰਜੋ ਜੋ ਬਾਦਲੋਂ ਰੇ ਖਿੰਦੜੂ, नेरे करे उजले उजाले इयां रौंदे, नेरे करे उजले उजाले इयां रौंदे, ए चंबा कुल्लू कांगड़ा महासू मंडी नान, ए चंबा कुल्लू कांगड़ा महासू मंडी नान, बिलासर किनार शिमला, बिलासर किनार शिमला, आज भी हिमाचल रे गबरू शहीद होए, देश प्यारो रिया चढ़िया, पाथरा रे मानू असे पाथरा रे जिंदड़ी। बहुत खूब सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जो ये गाना निभाया है और जो ये आर्मी के लोगों के लिए कि किस तरह से वो शहीद हो जाते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल, बारे में ये गाना है, बहुत ही खूबसूरत। तो सर जैसे आप संगीत में रुचि रखते हैं, तो संगीत में जो इंसान रुचि रखता है, हम अगर उनसे जानना चाहें कि उनके लिए के नज़र में संगीत की परिभाषा क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको? देखो, संगीत का आज के और समय में और पुराने समय जब हम स्कूल में जाया करते थे उस समय में बहुत फ़र्क है, आज बहुत चेंज हो गया है। जी जी लेकिन उस समय जो माहौल था वो लोग ज़्यादातर रेडियो सुनते थे जी और रेडियो पे प्रोग्राम आते थे, जी टीवी उस समय नहीं होते थे। बहुत देर बाद टीवी का जो है यहाँ पर आना हुआ, शिमला के अंदर ब्लैक एंड वाइट टीवी शुरू हुआ। जी जी लेकिन उससे पहले जो आनंद था वो रेडियो पे लिया आता था, जी और कोई भी हिमाचली कलाकार या कोई संगीतकार जो आता था उसका रेडियो में रिकॉर्डिंग होती थी और उसको लोग बड़े प्रेम से और लगन से सुनते थे जी बिल्कुल और कोशिश करते कि उस आर्टिस्ट तक हम पहुंच सकें। जी हैं बिल्कुल तो कहीं ना कहीं हमारे हिमाचल में बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग संगीत रहे, चाहे लोअर महासू की बात करें, जी, चाहे हम अपर महासू की बात करें, जी चाहे हम फिल्मी क्षेत्र में बात करें, हिमाचल से बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं। जी लेकिन जो रुचि उस समय थी वो रेडियो के माध्यम से जो है एक बड़ा लोगों को संदेश जाता था। जी। कोई भी मैसेज मिलता था कि आज रेडियो पे मौसम खराब हो गया है, आज छुट्टी स्कूलों में होनी है, स्कूल बंद होने हैं, जी। कोई ऐसी आपदा आ गई है, तो रेडियो के माध्यम से ही जो है वो हमको सूचना मिलती थी। जी घड़ियाँ उस समय रिवाज नहीं होता था, जी हाँ बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाते थे ना। हाँ जी हाँ अब जी किसी का परिवार बड़ा होता था, जी कोई जी छोटा होता था, तो लेकिन रेडियो जो है वो सबके हाँ, घर में रेडियो जरूर मिलता रेडियो था। लगभग लोगों के पास होता था। और आज के टाइम में अगर हम देखें जी। तो रेडियो कहीं बहुत ही वो पीछे जा चुका है। बिल्कुल लेकिन मेरा जो अभी तक मानना है, मैं तो अभी तक रेडियो सुनता हूँ। जी जी मेरे को घर वाले भी बोलते हैं आप क्या करते हो, मैं 2 रेडियो रखे हुए हैं। जी एक मैंने अपने गाँव में, क्योंकि मेरे गाँव भी जाता हूँ बीच में, जी एक रेडियो मैंने वहाँ रखा है, एक रेडियो में यहाँ रखा है। और जब से आपका ये प्रोग्राम दूरदर्शन में चला है, हाँ जी। दूरदर्शन का कार्यक्रम भी हमारे हिमाचल में काफ़ी लोगों को संदेश देता है। जी जी ये बिल्कुल संगीत का तो अपना एक स्थान है, एक तो बड़ा समुद्र है, इसमें तो जितना भी आप जाएंगे बड़ी बड़ी चीज़ें आप पाएंगे। जी तो शौक लगन की बात होती है। जी बिल्कुल। और जैसे आपने रेडियो की बात की, तो रेडियो तो हर घर का एक हिस्सा बन चुका था बिल्कुल, पहले के बिल्कुल, समय बिल्कुल, में, जी। जब तक टीवी नहीं था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी तो जो सर जब हम जैसे हिमाचली संस्कृति में की बहुत समृद्ध है, हम हमेशा कल्चर और संस्कृति की बात भी करते हैं, तो उसमें जो लोक संगीत है उसकी क्या खासियत लगती है आपको? देखो, लोक संगीत में इसको हम कई तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पहले कृषि का, हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश जी और जी कृषि पर निर्भर था। जी बिल्कुल कहीं ना कहीं हम अपने खेत में अनाज बोते थे, हैं, मिलजुल कर काम करते थे, हमारे सामूहिक परिवार होते थे। अब तो जॉइंट फैमिली जिसको हम बोलते हैं, जॉइंट फैमिली होती थी, जी अलग परिवार होते नहीं थे, एक एक मकान होता था। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा संगीत का जो माध्यम था, जी जो गाँव के अंदर हमने अपनी देखी है कि कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, कुछ और जन्मदिन का फंक्शन, उस समय जन्मदिन नहीं मनाए जाते थे, जी। लेकिन शादी ब्याह का समारोह होता था। जी तो उसमें लोग इकट्ठे होकर, सब इकट्ठे होकर अपना मनोरंजन किस प्रकार से किया जाए, जी तो वहाँ से एक लोगों को मॉरल बूस्ट मिलता था कि भी ये हमारी हिमाचल की जो संस्कृति है उसको जी। जिंदा रखना है। जी जी तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जिला वाइज आप हम चलें तो अलग बोली का भी फर्क है, जी। तो अपनी अपनी बोली का जो आनंद सब लेते थे हाँ जी और उसका मिश्रण कहीं ना कहीं जब आता था तो वो रेडियो के माध्यम से हमें सुनने को मिलता था। जी कि बिल्कुल क्यों पूरे हिमाचल को इकट्ठा करना, चंबा की बात ले लो, आप कांगड़ा की बात ले लो, जी जी जब वो उसका मिश्रण आता था इकट्ठा होके, चाहे किन्नौर की बात ले लो, लाहौल स्पीति की बात ले लो, जी तो उसका मिश्रण रेडियो से ही हमको रेडियो मिल के पाता था। थ्रू लोगों और तक कहीं ना कहीं हम, जैसे हमारा ये पुराना ऐतिहासिक जो गेटी थिएटर है, जी जी यहाँ पर कई बार प्रोग्राम होते थे, जी, तो वहाँ बिल्कुल। लाइन में लगना पड़ता, भीड़ होती थी, टिकट नहीं मिलता था हाँ जी और अंदर जाना बहुत मुश्किल होता था, जी है ना। तो आज हम देखें तो उस संस्कृति को जिंदा रखना, कई लोग अभी हैं हमारे बीच में जी, जो जी। इसको जिंदा रखना चाहते हैं जी और उसको रखना भी चाहिए, क्योंकि अपना अपना जो ज़िला होता है या प्रदेश है, उसकी बोली में हमको अगर हम अपना संगीत को हम
दर्शाएं, जी। उसकी भावना को हम बताएं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो उसको संजो के रखना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल, है। बहुत सर ज़रूरी है। जैसे हम लोक संगीत की बात कर ही रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप एक जो बहुत प्यारा सा एक लोक संगीत हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। माए नी मेरी ये जमुए दी राहें, चंबा है कितनी क दूर हो, माए नी मेरी ये जमुए दी राहें, चंबा है कितनी क दूर हो, माए नी मेरी ये हो। शिमले नी बसना सबाठुए नी बसना, शिमले नी बसना सबाठुए नी बसना, बसी लेना चंबे जरूर हो, बसी लेना चंबे जरूर हो, माए नी मेरी ये जमुए दी राहें, चंबा है कितनी क दूर हो, माए नी मेरी ये हो। बहुत ही खूबसूरत चंपा का सर। गीत है। जी जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग इस गाने को ज़रूर जानते हैं। अगर ज़्यादातर पहाड़ी गाने अगर किसी को नहीं भी पता है, अगर हम दूसरे राज्यों की भी बात करें तो वहाँ पे इस गाने का बहुत ज़्यादा जी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इस आज अगर आप देखें इसको, जो हमारे नए कलाकार भी आ रहे हैं, जी जी इसको अलग अलग टोन में उसको गा रहे हैं। जी बिल्कुल इसी गीत को जो है कोई 20 लय दे चुके हैं लोग। जी बिल्कुल, अलग अलग तरीके लेकिन से जो इसकी गाया बेसिक जा रहा जो ये जो तर्ज लय है वो ये ओरिजिनल लय है। जी जी वही सर। जैसे आप जैसे लोग हैं जिनको संगीत के बारे में काफ़ी पता है, उनको रुचि भी है, और जैसे पहले के टाइम में जिस तरह से सुर ताल होते थे और जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल वे में जो गाया जाता था, उसके बारे में हमें भी जानने को मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर ये जो संगीत है वो एक कला होती है, तो जिसके बारे में सीखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो क्या आपने भी कहीं से ये सीखा है या इसकी संगीत की पढ़ाई की है आपने भी? देखिए मैडम, मैंने बताया कि मैं डीवी स्कूल से पढ़ा हूँ। मुझे प्रारंभ की जो म्यूज़िक की जानकारी मिली वहीं से मिली। अच्छा। और उसके बाद जब मैं इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया, जी जी तो मुझे एक बड़ा सेटबैक लगा कि वहाँ पर उस समय म्यूज़िक का सब्जेक्ट नहीं था। जी मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपनी नौकरी भी करूं, जी और साथ में मैंने परमिशन लिया, क्योंकि हमारा ड्यूटी जो होती बड़ी सख्त होती थी। जी हमारी शिफ्टों में ड्यूटी होती थी, शायद जैसे आप दूरदर्शन में भी आपकी शिफ्ट में काम करते हैं। जी जी तो उसके बीच में टाइम निकालना, समय निकालना बहुत मुश्किल सा होता था। लेकिन मुझे जब एडमिशन मिल गया, मैंने सब ऑप्शन सब्जेक्ट होता था उस समय म्यूजिक, जी उस समय इतना वो नहीं होता था। जी तो ये यूनिवर्सिटी भी हमारी सामने बनी है 71 में, यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी बनी। जी तो यहाँ उसमें पर जब यूनिवर्सिटी बनी है तो उसमें समय लगा म्यूजिक डिपार्टमेंट लाने के लिए, जी है ना। तो मुझे था कि भी इवनिंग कॉलेज में कहीं ना कहीं वो मुझे सब्जेक्ट मिल जाएगा, मिल जाए, लेकिन वो जब वहाँ देखा तो ऑप्शनली सब्जेक्ट वहाँ नहीं था। नहीं था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मिडिल बाजार में एक हमारे काले साहब होते थे, हम्म। उनके पास मैं जाना शुरू किया। अच्छा। जो मुझे समय मिल पाता था, हाँ जी 10-15 मिनट जाता था, तो वो कहते यार आपको समय निकालना पड़ेगा। जी, अब ठीक है आप गाते हो अच्छा हो, लेकिन इसमें म्यूजिक का तो एक जितना आप सीखोगे, जितना रियाज करोगे, जी जी तो आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। और उसके साथ साथ मुझे जो मेरे गुरु रहे हैं श्री संतराम शर्मा जी, जी जी जो आकाशवाणी में एक आर्टिस्ट रहे हैं, जी शायद उनके बारे में जानते होंगे आप। जी जी ब्लाइंड मैन थे बेचारे, आंखें नहीं थी उनकी, तो फिर भी उसके बाद भी उनसे मैं सीखता था, जो समय मेरे को उनसे मिल पाता था। जी तो कहीं ना कहीं उन लोगों से मैं सीखने में मुझे सीखा हूँ मैं। सीखने बाकी को मैं मिला पढ़ाई नहीं कर पाया। वो मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट ना होने से, कि वो 3 साल का तो आपका ग्रेजुएशन का पीरियड होता है, जी जी 3 साल में आप सीखते। हाँ जी तो कुछ हालात ऐसे थे कि नौकरी मिल गई थी, उस समय नौकरी भी नहीं मिलती थी। जी जी तो अगर नौकरी मिल जाए तो कुछ सहारा हो जाता है फाइनेंशियली, बिल्कुल थोड़ी वो सोच उस तरफ चलेगी जी। कि परिवार को हम सपोर्ट करें। और फिर एक बार आपकी जॉब लग जाती है तो आप थोड़ा ज़्यादा उस साइड बिजी हो जाते हैं। जी। तो उसमें समय नहीं निकाल पाए, लेकिन उसको मेंटेन रखा कि जहाँ भी हम जाते थे अपने फंक्शन में कहीं जाना, तो अपनी कला को निकालने की कोशिश करते कि हम भी गा लेते हैं। जी कोई अच्छा कलाकार मिले उसके साथ बैठ जाते थे कि यार थोड़ा हमको भी सिखा दो। जी तो इस तरीके से हमने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की। जी उतना तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन चलो ऐसा है कि अपने लायक
या सोसाइटी के लायक हैं। जी सर, आपने अभी तक इस जो अपने आर्ट को है, अपनी रुचि को है, वो बनाए रखा है और अभी तक आप गा रहे हैं। आपने कहीं से भी थोड़ा बहुत सीखा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो है सरस्वती माता का जो आशीर्वाद है कि आपको, या बॉर्न टैलेंट हम कह सकते हैं कि उसमें भी रहे हैं आपके, इतना अच्छा जो आप गाते हैं। आप कंपटीशन देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस समय कहाँ गाते थे? जी आप तो मेरे को लगता है 3 साल के बच्चे भी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है। कहीं ना कहीं चेंजेस तो हैं, क्योंकि समय बदला है, समय बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति भी बदली है। लेकिन जो उसमें बेसिक जो संगीत में जो चीज़ें हैं वो वही है कि जब संगीत का जो पूरा ज्ञान होगा तो आप अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी तो सर, जैसे आपने बताया था कि आप स्कूल टाइम से ही आपने ये संगीत सीखना शुरू कर दिया था, तो आपकी जो, हम जब भी बात करते हैं, हमारी पहली जो परफॉर्मेंस होती है हमें हमेशा याद रहती है, तो आप अपनी थोड़ी जो पहली परफॉर्मेंस रही थी स्टेज पे, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा उसका अनुभव था और ये कब आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी अपनी? देखिए, 5वीं क्लास में जब मैं DV स्कूल लक्कड़ बाजार में गया जी, तो वहाँ पर एक बड़ा हॉल था, हमारा जो जिसको आप कहते हैं कि सेमिनार हॉल था स्कूल का। इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन स्टेज बड़ा था। जी जी। उस स्टेज पे एक प्रोग्राम, हमारा जो वार्षिक स्कूल का प्रोग्राम होता है जी, उसको वहाँ पर आयोजन किया गया जी। तो उसमें टूस्ट बनाया गया कि उन्होंने बोला कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, बांट दिया काम कि इस तरीके से आप करेंगे। तो मुझे एक ड्यूट सॉन्ग में उन्होंने शामिल किया। अच्छा। मुझे कुंजू चंचलों का जो उन्होंने वो एक ड्यूट सॉन्ग उन्होंने प्रिपेयर किया, उसके लिए मुझे बोला कि आप इसको गाएंगे। जी जी। तो उसमें मुझे चंचलों का पहनावा पहनाया गया। अच्छा। और मेरे साथ जो मेरे साथ थे उनको कुंजू का जो रोल करते हैं, उसमें मेरे को पहली बार उसमें मौका मिला परफॉर्म करने का। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी बच्चों की वहाँ पर। जी जी। तो मुझे थोड़ी टांगें भी कांपने लगी, थोड़ा घबराहट सी होने लगी। फिर हमारे गुरुजी आए, उन्होंने पीठ थपथपाई, जो मुन्नालाल जी की बात कर रहा हूँ। जी जी। उन्होंने पीठ थपथपाई, कहते घबराओ मत, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा मुझे मनोबल मिला और मैंने अच्छा परफॉर्म किया, जितना भी कर पाया, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। हाँ। तो सर, जैसे इस गाने की बात हो ही रही है, तो फिर हम चाहेंगे कि कुछ बोल आप इसके भी हमें ज़रूर सुना दें। चलो, आप यादें ताज़ा हो जाएंगी। इसको सुनाते हैं। कपड़े धोआ नाल रोवा कुंजुआ, बिच बटना निशानी हो, है मेरी ये जिंदे बिच बटना निशानी हो, कपड़े धोआ नाल रोवा कुंजुआ, बिच बटना निशानी हो, बटना दा गम ना तू करे चंचलो, हो बटना दा गम ना तू करे चंचलो, चंबे चांदी बथेरा हो, है मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बथेरा हो, कपड़े धोआ नाल रोवा कुंजुआ, बिच बटना निशानी हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर। तो सर, हम ये भी चाहेंगे कि आप जो है इसके जो बोल आपने गाए हैं उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी और जो शब्द है उनके थोड़े मीनिंग बता दीजिए हमें, ताकि हमारे दर्शकों को इस गाने के बारे में और जानने का और इस गाने को और अच्छे से समझने का मौका मिले। उस समय राजाओं का समय होता था, रियासतें होती थी, हैं, तो उस समय ये राजाओं के समय का गीत है। जी जी। तो राजाओं का अपना कार्य करने का तरीका होता था। जी बिल्कुल। तो जो लोग कस्बे से निकलते थे वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान इन गीत के माध्यमों से जो है वो आगे निकलते थे जी। कि हम गीत के माध्यम से राजा के दरबार में पहुंच जाए। जी जी। हैं, तो कोई जो अच्छा गाता था वो राजा के दरबार में पहुंचने में सक्षम होता कि मैं राजा के दरबार में जाके गाऊंगा। तो उस समय का गीत है ये। तो चंबे की आप देखते हैं रावी नदी का हिसाब, रावी नदी आपने सुना होगा। जी जी। रावी नदी बहती है, तो चंबे की ये बड़ी सबसे पुराना गीत है ये, जो इसको लोगों ने वहाँ पर तैयार, जिन्होंने संगीतकार किया, इसको संगीत दिया और इसको बनाया, और कई लोगों ने इसको कई तरीके से इसका इसकी तर्ज लहर वही है। जी जी। लहर इसकी अभी तक चेंज नहीं हुई। जी जी। हाँ।
लेकिन कई लोगों ने और भी आर्टिस्ट ने इसको गाया बिल्कुल है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो सर जैसे हम कॉम्पिटिशन्स की बात करते हैं, जब भी हम किसी कला में होते हैं तो हमारा बहुत मन करता है कि हम किसी भी कंपटीशन में आगे चले जाएं। आपने भी काफ़ी यूथ फेस्टिवल्स में जो अपने कॉलेज टाइम में पार्ट लिया है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने वो ज्वाइन किया और स्कूल में किन किन कॉम्पिटिशन्स में आपने पार्ट लिया? हमारे समय में क्या होता था कि हमारे समय में पूरे वर्ष में एक प्रोग्राम होता था। अच्छा। उसमें क्या होता था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खेल कूद भी होता था। जी जी। तो ग्राउंड तो आप देखें पूरे शिमला के अंदर, हिमाचल में अगर आप खेल मैदान की बात करें तो चंबे का चुगान मुझे याद आता है, मैं खेला हूँ। मैं फुटबॉल का मैच हमने खेला है वहाँ पर, हॉकी का मैच हमने खेला है। एक आपका ऊना में मैदान होता था और एक कुल्लू के अंदर आपका मैदान होता था जी। एक मंडी के अंदर जो आज बहुत उसको विस्तार कर दिया गया, एक मंडी में मैदान होता था। तो ये मैदान हम उस समय देख पाए। और शिमला के अंदर अगर हम बात करें, शिमला जिले की बात करें, तो एक हमारा सुन्नी के अंदर ग्राउंड होता था। अच्छा। और एक झुमका के अंदर ग्राउंड, जहाँ हमारा पुलिस का हेडक्वार्टर है, जहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जी जी। तो वहाँ पर एक ग्राउंड होते थे। उसमें साल में एक बार हमारा टूर्नामेंट होता था। उसमें पूरे जिला स्तरीय के स्कूल जो उसमें पार्टिसिपेट करते थे जी। उसमें प्राइवेट स्कूल भी और गवर्नमेंट स्कूल भी जी। तो उसमें हमारी खेलों की गतिविधियां, उसमें भाषण प्रतियोगिताएं, कल्चर एक्टिविटीज, मतलब सारी सामूहिक जोड़कर 3 दिन का समय होता था। 3 या 4 दिन हमको मिलते थे। अच्छा। तो हमने जाना, कोई बसें भी बहुत कम होती थी जी जी। तो कई बार सुन्नी हम पैदल गए हैं। अच्छा। आप यकीन मानेंगे, तो तत्तापानी जिसको हम बोलते हैं, उसके नजदीक वो खेल मैदान है जी जी। तो हम पैदल जाते थे। अच्छा। तो किराया और वो कंपटीशन साल में सिर्फ एक ही बार हुआ था। अच्छा। उसके बाद जिला स्तरीय के बाद जो वहाँ से चयन होता था, फिर वो राज्य स्तर पे हम जाते थे। अच्छा। वहाँ से जो टैलेंटेड लोग निकलते थे, जो जैसे 1 नाइट प्ले हो गया आपका, कल्चर की अगर मैं बात करूँ, 1 नाइट प्ले होता था, सोलो सॉन्ग हो गया आपका, एक ऑर्केस्ट्रा में जो हम देखते हैं संगीत बजता है, उस समय ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र बहुत कम होते थे, उस समय जाते थे लोग, तो उसमें हम ऑर्केस्ट्रा उसको हम बोलते थे। तो सामूहिक उसको प्रदर्शित किया, हमने शुरू किया था उसको। तो उस आइटम को हमने उसमें डाला कि एक उसको भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी होना चाहिए, कि जिनको बेचारों को हारमोनियम को बजाता है, कोई बैंजो बजाता है, कोई तबला बजाता है, तो उसके टैलेंट को निहारने का मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जिला स्तरीय पर चुनकर हम राज्य स्तर पर जाते थे, और राज्य स्तर पर फिर वहाँ पर जब टैलेंट मिलता था तो वो फिर आगे निकलते थे। इस तरह के हमारे प्रोग्राम होते थे। ये साल में एक बार होता था, तो हर वर्ष हम जाते थे। अच्छा। और उसी में फिर आगे बढ़ते, उसमें पूरा पूरे हिमाचल जो स्टेट का जो फंक्शन होता था, पूरे हिमाचल के कलाकार, हिमाचल के खिलाड़ी आपस में मिलते थे। तो कहीं ना कहीं आपस में एक जो हम बोलते हैं कल्चर एक्सचेंज होता है जी जी, बड़ा जरूरी होता है। हाँ जी। हर जिले से अपना प्रोग्राम लेके आएंगे तो नहीं उसने अच्छा गाया जी, हमें भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए, हम इस तरफ भी जाएं जी। तो आपस में कल्चर एक्सचेंज होता है। तो हमारे बीच में उससे प्रेरणा आई कि हम भी क्यों ना हम चंबा का गीत गाएं, क्यों ना हम कुल्लू की नाटी हम तैयार करें। हाँ जी। तो वो एक प्रेरित हुआ माहौल। तो आज आप देख रहे हैं कि स्कूलों में जब आज की डेट में जो प्रोग्राम हो रहे हैं, पारितोषिक वितरण जो हम प्रोग्राम करते हैं जी जी। उसमें हर जिला की संस्कृति आपको देखने में मिलती है। और उस टाइम जैसे आपने पहले भी बताया कि टीवी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ रेडियो होते थे, तो जो कल्चर के बारे में हमें दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता था। जब लोग मिल रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तभी पता चलता था उनके बारे में। और उसमें तो माइक भी, मैडम माइक भी एक होता, सिंगल माइक होता जी जी। माइक भी इतना होता है, बिजली का बड़ा दिक्कत थी। केवल शाम को जो कल्चर प्रोग्राम होता था तो बिजली चल जाती थी, बिजली को फिर बैठे रहो, 1 घंटे बाद बिजली आएगी, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। तो बड़े उत्साही होते थे लोग ना, लेकिन फिर भी संयम था कि नहीं प्रोग्राम तो होगा, बिजली जब भी आएगी प्रोग्राम तो होगा, आज नहीं हुआ तो कल होगा। तो उसमें टाइम थोड़ा बढ़ा लेते थे, तो कार्यक्रम पूरा होता था। उस समय पे थोड़ी जो चुनौतियां थी वो थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उससे ओवरकम सारे मिलके साथ में कर देते थे। आप आज देख रहे हैं कि आप स्टेज पे बैठे हैं, आपके डिमर लगे हैं, लाइट्स लगी हैं, सो मेनी लाइट्स आ देयर है ना, कितना तरह की लाइटें आ गई, कितने तरह के माइक आ गए है ना, माइक दूसरे आ गए है ना। उस समय एक माइक पे काम करना, एक माइक पे बोलना, फिर एक वही माइक फिर आपके अनाउंसर को जाएगा, उसको तब्दील करना, तो काफ़ी उस समय चुनौतियाँ थी, लेकिन फिर भी लोग टैलेंटेड लोग निकले हैं, ऐसी बात नहीं। जी बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बात की थी कि आपकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी उसमें आप थोड़े नर्वस भी हो गए थे, तो और भी कंपटीशन में क्या आपको ऐसे स्टेज फियर या नर्वसनेस होती थी, और किस तरह से आप उसको? नहीं, उसके बाद मैडम मेरे को नहीं, मैंने देख लिया कि उन्होंने गुरु ने समझा कि जब स्टेज पे जाना ना तो ये भूल जाओ, गलती होगी कोई बात नहीं जी जी। आप ये भूल जाओ कौन आपको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, चाहे आपके परिवार के लोग बैठे हैं, कोई आपके रिश्तेदार बैठे हैं, आप ये भूल जाओ, जो आपने बोलना अपनी जो अंदर की आवाज़ें निकाल दो। तो उससे हौसला बुलंद हो गया जी। और फिर जब कॉलेज से निकले, जब उन्हें नौकरी मिल गई तो उसमें थोड़ा और एक्सपीरियंस हो गया जी। वहाँ भी हम जब अपने अधिकारों के लिए
क्षेत्र में बात करते हैं, वहाँ अपनी लड़ाई हमने शुरू कर दी। जी जी। तो उससे भी मुझे ट्रेड यूनियन में जाने का मौका मिला। अच्छा। मैं 42 साल मैंने नौकरी की है। अच्छा, ये 42 काफ़ी years। लंबा हाँ समय जी, जो आपने नौकरी में दिया हाँ। है। तो सर हम आपकी नौकरी की बात शुरू हो ही गई है, तो वो थोड़े हम बाद में बात करेंगे। मैं पहले चाहूँगी कि आप एक और बहुत खूबसूरत सा हमें जो है गीत सुना दीजिए, कोई लोकगीत जो जैसे आप लोअर महासू के जो है वो पहाड़ी गीत गाते हैं, तो उसमें से आप कोई एक संगीत सुना मैडम दीजिए। मैं किसानी के मेरे को बागवानी का भी शौक है। जी जी। मैं बागवानी भी करता हूँ, तो उसमें एक छोटा सा गीत है। जी जी बिल्कुल। दे चल जिमीदारा, दे चल जिमीदारा, हला रे तू फेरे, जग सारा नचदा सिरा पर तेरे। दे चल जिमीदारा, हला रे फेरे, जग सारा नचदा सिरा पर तेरे। दे चल जिमीदारा, खूणी खूणी खेत रच कम तू करदा, खूणी खूणी खेत रच कम तू करदा, राती नेरे आई कने घर च बड़ेदा, राती नेरे आई कने घर च बड़ेदा। मिलदा नी बैणा तीजो, मिलदा नी बैणा तीजो संजा सवेरे, मिलदा नी बैणा तीजो संजा सवेरे, जग सारा नचदा सिरा पर तेरे। दे चल जिमीदारा, हला रे फेरे, जग सारा नचदा सिरा पर तेरे। दे चल जिमीदारा। ये पढ़ो। बहुत सुंदर सर, ये जो आपने किसानों के बारे में, किस तरह से वो खेत में काम करते हैं, काम करने के लिए जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके बारे में ये गाना है और बहुत ही सुंदर तरीके से किसानी तो ऐसी चीज़ है कि जब हम देख सकते हैं कैसे लोग, आज तो लोगों ने चावल लगाने बंद कर दिए, जो धान की फसल हम कहते थे। जी जी। लोग पानी के बीच में खेतों में काम किया करते थे। जी जी। कितना मेहनत का काम होता था। बिल्कुल। और हमें सादा भोजन मिलता था और बढ़िया भोजन मिलता था। जी। आज आप देख रहे हैं कि उसमें और उसमें कितना परिवर्तन हो गया। जी बिल्कुल। तो हमारे इसमें इस संस्कृति को हम जिंदा रखेंगे, तभी हम कहीं ना कहीं आगे की तरफ हम जा पाएंगे। जी बिल्कुल। तो सर अगर हम आपकी जॉब की बात करें, जैसे आपको काफ़ी जल्दी आपने जॉब ज्वाइन कर ली थी, तो आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में रहे हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे किस तरह से आपकी ज्वाइनिंग हुई और कब आपने, क्या स्कूल के बाद ही जॉब ज्वाइन कर ली थी या ग्रेजुएशन के बाद कब आपने ये? मैंने मैडम हायर सेकेंडरी जब मेरा कंप्लीट हुआ 1979 में, तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली जितोग कैंट में, यहाँ आर्मी का स्टेशन था। जी जी। मुझे शौक भी था कि मैं आर्मी में जाऊँ। जी। तो उससे पहले एक मैंने एयरफोर्स में इंटरव्यू दिया। अच्छा। वो मेरा इंटरव्यू हुआ अम्बाला में। तो उसमें जो ग्राउंड की एक्टिविटीज थी वो मैंने सारी क्लियर कर दी, लेकिन वो रिटर्न में कुछ मार्क्स कम आए। अच्छा। उसकी वजह से मैं एयरफोर्स में नहीं जा पाया। मुझे शौक था एयरफोर्स में जाने का। जी। तो फिर भी मैंने कोशिश की, एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं नहीं उसमें हो पाया। उस इन द बिटवीन मुझे MES में जॉब मिल गया। जी। तो मैंने वहाँ जॉब शुरू कर दी। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके बाद मैंने परमिशन लेके सांधे महाविद्यालय में शिमला में जो अपना ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ली वहाँ पर, और वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। अच्छा। और जहाँ तक मेरे MES के सफ़र की बात है कि वहाँ जो हमारा MES डिपार्टमेंट है वो आर्मी का एक विंग है। आर्मी को जो सेवाएं चाहिए होती हैं, जैसे बिजली होगी, पानी हो गया, मकान हो गए, रोड्स होगी, वो जितनी फैसिलिटीज़ थी वो MES डिपार्टमेंट का काम था। जी। तो उसमें मुझे रुचि, थोड़ी लगन पैदा हुई, क्योंकि मैं कोई ITI नहीं मैंने किया था, कोई मेरी टेक्निकल एजुकेशन मेरे पास नहीं थी। जी। लेकिन वो वहाँ पर अच्छे लोग थे, वो काम को सिखाते थे कि यार इस तरीके से ये काम इस तरीके से करेंगे। तो वहाँ भी मेरी लगन जो है उस काम की तरफ चलेगी। जी। और अगर आर्मी के लिए कुछ काम करने को मिल जाए तो वो और भी बढ़िया है। नेचुरली बात है कि आपको कहीं ना कहीं रोज किसी अच्छे अफसर से मिलना है, अच्छे अफसर से मिलके उनकी टीम में काम करना है, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। तो वहाँ से मेरी रुचि काफ़ी लगन के साथ मैंने काम किया। और लगातार बढ़ते वहाँ भी हमने ये जो आप बोल रहे हैं संगीत अपने डिपार्टमेंट के अंदर, उसको भी जिंदा रखा। हम अब साल में एक ना एक एक्टिविटीज हमारा होता था, कोर डे मनाते थे हम। अपनी यूनिट का कोर डे होता था हमारा। उस कोर डे में पूरी एक्टिविटीज हमने करनी। उसमें आपके ये भाषा एंड जो संस्कृति विभाग हैं, सॉन्ग एंड ड्रामा जिनके लोग हैं, इन कलाकारों को बुलाना हमने, तो वहाँ भी हमने इसको जिंदा रखने की कोशिश की, है ना। तो कई बार हमारे प्रोग्राम हुए, अच्छे प्रोग्राम हुए,
जी तो वहाँ भी हमने इस तरह के सोशल सर्विस को जोड़ते हुए अभी नौकरी को आगे बढ़ाया। जी जी इस तरीके से हमने काम किया। और ये अपने आप में ही सर बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी नौकरी के साथ, क्योंकि नौकरी में इंसान इतना कई बार बिजी हो जाता है कि किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं मिल पाता है, और उसके बावजूद आपने जो है अपनी जो कला को है वो जिंदा रखा है अभी तक, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो सर उसके बाद जैसे रिटायर हो गए हैं आप अभी MES से 42 इयर्स की सर्विसेज के बाद, और अभी प्रेजेंट में आप जो समर हिल वार्ड से पार्षद हैं, तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि एक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से एक पार्षद बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका, और क्या क्या चीज़ें इसमें रही हैं? देखिए मैडम, मैं 2021 में अप्रैल के महीने में रिटायर हुआ। अच्छा। 42 साल मैंने आर्मी के अंदर सेवाएं दी हैं जी। और उस सेवाओं के बाद मुझे समर हिल से बहुत प्यार है जी। जहाँ तक समर हिल क्या, आप पूरा शिमला कह लीजिए। जी जी। वैसे पूरे हिमाचल से प्यार है, लेकिन जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ अपनी जन्मभूमि से थोड़ा अटैचमेंट होती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे सामने यहाँ विश्वविद्यालय का गठन हुआ, विश्वविद्यालय बना जी। और आप देख रहे हैं जो आज यहाँ पर हमारे पास शिमला के अंदर, पूरे हिमाचल के अंदर, जो चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, यहीं से पढ़ के गए सब लोग जी। तो कहीं ना कहीं मेरा इस समर हिल से बड़ा लगातार जुड़ा हुआ रहा हूँ मैं जी जी। हर काम में जी। मतलब उसके ये नहीं हो सकता कि हर तीसरा घर मुझे जानता है कि मैं कौन हूँ। तो मुझे ये शौक था कि सोशल सर्विस का मेरा बड़ा शौक था जी। कोई बीमार हो जाए, किसी की जरूरत पड़ेगी, समझ से किसी सहायता करनी है जी। चाहे फाइनेंशियली उसको सहायता करनी है, किसी तरीके से भी सहायता करनी है, तो मेरा शुरू से शौक रहा है। मैंने अपने घर को नहीं देखा, मैंने घर से ज़्यादा समय लोगों के लिए दिया। तो मेरा ये शौक रहा। उसके बाद ये आपका कोरोना टाइम आ गया, जब मैं रिटायर हूँ तो हमारी रिटायरमेंट पार्टी भी नहीं हम कर पाए। अच्छा। तो जो आजकल चला कि रिटायरमेंट में फंक्शन होना चाहिए, तो हम नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना था जी जी। तो उसमें तो 20 लोग भी आपके शामिल नहीं होते थे। बिल्कुल। तो कोरोना का वक्त आया, तो कोरोना में फिर हमने जैसे रिटायर हुआ तो लोगों को यहाँ समझ में हमने एक अपने जो स्पोर्ट्स कल्चर एक वेलफेयर सोसाइटी हमारी है जी जी, उसका गठन हमने किया हुआ था बहुत पहले से जी। उसका तो कम से कम 25 साल पहले हमने गठन किया था। अच्छा। तो उसमें भी मैं एक्टिव रहा हूँ, उसमें हमने काफ़ी सहयोग दिया। उसके माध्यम से हमने अपना पैसे डाल के राशन इकट्ठा किया जी जी। जितने भी लोग हम इकट्ठे कर पाए जी। तो गरीब लोगों को राशन दिया हमने उस दौरान कोरोना के टाइम जी जी जी। तो हमने एक वहाँ बोर्ड लगा दिया कि यहाँ इतने से इतने बजे तक राशन मिलेगा। अब जो भी लोग इसमें हैं और जो नहीं आ पाते थे उनको घर तक हमने राशन पहुँचाया। अच्छा। और हमने कोशिश की कि ये नहीं समर हिल में ही रहना, पूरे शिमला के हमने कृष्णा नगर हमने कवर किया, फागली हमने कवर, जहाँ जहाँ गरीब लोग रहते थे हमने उसको कोशिश की जी, जी। उसके बाद ये आपका कोरोना पीरियड 22 में खत्म हो गया जी। उसके बाद ये चुनाव प्रक्रिया यहाँ शुरू होगी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं जी जी। तो कहीं ना कहीं लोग चाह रहे थे कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों की आवाज़ थी कि आपने लड़ना है इस बार जी। तो हमारे यहाँ महिला की सीट थी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं जब जैसे ये नई गवर्नमेंट चुनकर आई तो ये रोस्टर चेंज हुआ। अच्छा। उसमें वो सीट ओपन हो गई तो मुझे मौका मिला लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का। तो 2023 में हमारा इलेक्शन हुआ तो मुझे लोगों ने वहाँ पर सहयोग दिया और लोगों ने जिताकर मुझे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भेजा जी। तो आप वहाँ से पार्षद के तौर पे चुन के आ गए। तो सर इसमें पार्षद के तौर पे आपने और क्या क्या कार्य जो है समर हिल वार्ड या इन जनरल आपने किए हैं, उसके बारे में हम थोड़ा जनरली मैंने पूरे इश्यूज उठाए हैं क्योंकि हम कॉर्पोरेशन में गए हैं तो वहाँ देखा वहाँ के जो हालात हैं वर्तमान, क्योंकि ये किसी के अपने करने की बात नहीं होती। अब आप कहीं जाओगे तो वहाँ के हालात को जानना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने जो वहाँ के हालात जानने की कोशिश की, क्योंकि आज की डेट में एमसी के अंदर जो है, अगर मैं एमसी की बात करूं तो एमसी के अंदर हमारे जो पहले आज से कोई 86 की अगर मैं बात करूं, जब ये पहला चुनाव यहाँ पर एमसी का हुआ जी। और उस समय को अगर हम देखें, उस समय 18 काउंसिलर होते थे यहाँ पर, 18 पार्षद थे जी जी। 18 वार्ड थे। अच्छा। तो उस समय की अगर हम बात करें और आज की बात हम करें तो बहुत चेंजिंग है। तो आज जो आप रिज के ऊपर हमारा टाउन हॉल देख रहे हैं आप जी जी। वो बिल्डिंग हमारे पास नहीं है। अच्छा। वो एमसी का अगर हम पूरे हिंदुस्तान में नजर डालें, पूरे म्यूनिसिपल कमेटीज होती थी, बड़ी पुरानी कमेटी है हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारी बड़ी पुरानी कॉर्पोरेशन है और सबसे अमीर कॉर्पोरेशन मानी गई हमारी। अच्छा। शिमला की अगर आप इतिहास पढ़ें तो सबसे अमीर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो शिमला की मानी गई। और मुझे जो ज्ञात हुआ है कि हमारी कॉर्पोरेशन ने बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लोन भी दिया है। अच्छा। तो उसमें एक फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो हम एमसी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन आज हमारे पास जो हमारे एसेट्स थे, जो हम फॉरेस्ट की बात करें, हम पानी की बात करें, वो एसेट्स हमारे से कहीं दूर जा रहे हैं। तो मतलब कि फॉरेस्ट हमारे पास नहीं रहा है, पानी हमारे पास नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ये प्राइवेटाइज होते होते ये हमारे हाथ से बाहर निकल रहा है, जो कि एक आने वाले समय के लिए ये दिशा ठीक नहीं है।
जी जी है ना। तो बाकी जैसे अब हम 2023 में जीत कर आए तो जी एक बड़ा पहाड़ हम पर टूट पड़ा। आपने देखा लास्ट ईयर बड़ी आपदा आई जी बिल्कुल पूरे हिमाचल में आई है, पर्टिकुलर नॉट इन समर हिल, जी जी पर समर हिल में ये हुआ कि बहुत एक ही जगह पर एक छत के नीचे 20 जाने चलेगी। जी जी आपने देखा है एडवांस स्टडी के साथ जो लगती है हमारे 2 सड़कें बह गई, जी, रेलवे ट्रैक का पुल बह गया, उसके नीचे शिव मंदिर था, जी, वहाँ पर 20 लोगों की जाने चलेगी। जी जी लेकिन उस समय जो लोगों ने साथ दिया है, उस साथ को मैं आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जो जिनका धन्यवाद नहीं भी कर पाया हूँ उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि लोगों ने ऐसी ही मदद की है, मतलब बगैर बोले लोगों ने उस समय साथ दिया है। जी पूरे शिमला के लोगों ने, पूरे हिमाचल के लोगों ने हमारा साथ दिया और उस आपदा से बाहर निकलने में हम कहीं ना कहीं थोड़े कामयाब हुए, जी है ना। और 20 लोगों के शव ढूंढने में बड़ा समय लगा। कम से कम लोग 14 अगस्त को ये आपदा आई थी जी और 25 अगस्त को हमारी लास्ट डेड बॉडी निकली है। ओ, तो इसमें आर्मी का रोल भी रहा जी जी और एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा अच्छा रोल निभाया इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा साथ रहा है, हिमाचल सरकार ने बड़ा साथ दिया, जी एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग और स्थानीय जनता। जी जी क्योंकि स्थानीय जनता अगर नहीं जुड़ेगी ना कहीं भी तो उनका मॉरल बूस्ट भी जो है, नहीं वही मैंने आपको बताया कि जो हमारी संस्कृति है, जी हम संगीत की बात करें, हम संस्कृति की बात करें, जी अगर आप कहीं ना कहीं किसी इलाके में आप काम करने जाओगे, अगर वहाँ के स्थानीय लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस काम को पूरा करने में कहीं पीछे हाँ रह असमंजस आप जी, फील जी, करेंगे जी। अपने दिल में कि कहीं हम पीछे हट रहे हैं। जी तो अगर स्थानीय लोगों का साथ नहीं रहेगा और उनके बलबूते पे अगर हम आप नहीं चलेंगे, कुछ बातें उनकी भी माननी पड़ेगी, जी तो बिल्कुल उसको लेना बड़ा जरूरी है। जी दूसरा फिर अभी जो आज का जो हालात है, उस हालात में हम जो काम करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं, मेरा जो काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, जी क्योंकि मैंने बताया कि मैं ट्रेडिंग में रहा हूँ, जी जी तो वहाँ भी मेरा तरीका अलग था काम करने का। बिल्कुल यहाँ भी आया हूँ तो यहाँ भी थोड़ा तरीका अलग है। जी लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि ये कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जी हम ये चाह रहे हैं कि जो एमसी का काम करना है, जो समरहिल की स्थानीय जनता है, जनता चाहे वो काम हम करें सामने उतारें जी जो जनता के दिल में बात है जी कि यहाँ सड़क होनी चाहिए, यहाँ एम्बुलेंस रोड बनना चाहिए, जी यहाँ प्ले ग्राउंड बनना चाहिए, यहाँ लाइब्रेरी बननी चाहिए। जी तो लोग उस चीज़ को उठाएं और लोगों की उस आवाज़ को हम एमसी तक आगे तक पहुँचाएं। पहुंचाएं। उस काम को हम मैं एक शक्ल देना चाह रहा हूँ। उसमें हमारा एक जो कंसेप्ट है जी एमसी का, वो है वार्ड सभा। अच्छा अगर उस वार्ड सभा में आप जितने लोगों को लाओगे, उस वार्ड सभा के जरिए आप लोगों की बात सुनोगे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को हम आगे प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। जी। अपने जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारी सरकार है, जी, उस तक हम उस बात को पहुंचा सकते हैं कि ये लोग ये चाह रहे जी, हैं और लोगों के चाहने पर हमको काम करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उसमें ठीक उतरेंगे। जी तो ये मेरा काम करने का अपना स्वभाव है। जी सर, ये बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे आप जो स्थानीय लोग हैं उनके जो आवाज़ है उनको उठाना चाहते हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको समझ के आप आगे काम करना चाह रहे हैं। और जैसे आपने आपदा की बात की तो वहाँ पे यही होता है कि हमारे, अगर हम बात करें तो इमोशनली लोग अभी भी अटैच्ड है एक दूसरे से, तो बिल्कुल, बिल्कुल, हर चीज़ बिल्कुल, में बिल्कुल। एकजुट होकर काम करने की जी, जी। हमेशा से कोशिश करते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके लोग ये टीम, दूरदर्शन की टीम वहाँ डेली आते थे, लोग जी, जी। कैमरा में देख रहे हैं कि क्या काम हो रहा है। जी वहाँ पर कम से कम भी पूरी जितों की आर्मी, आर्ट ट्रैक के लोग, आपके एनसीसी के वॉलंटियर्स जी जी हैं, दुनिया में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं जो हमारे हिमाचल में काम कर रही हैं, एनजीओज काम कर रहे थे, स्थानीय लोग, जी ये नहीं कि घर का जाना, रात को 12 बजे तक काम कर रहे थे जी। कि लोग हमारे मिल जाएं, क्योंकि लोगों को आस होती है कि जिंदा तो कोई निकलना मुश्किल है, क्योंकि जो जिस प्रकार की आपदा वहाँ पर आई, जी तो ये हमें भी महसूस हो गया था कि भी यहाँ जिंदा कोई बचा नहीं हुआ। जी। केवल 7 लोग बच पाए थे, वो दूसरे मकान में थे, वो बच पाए, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं बच पाया। जी तो लोगों ने इतना सपोर्ट किया, कोई पानी लेके आ रहा है, हमारे समझ के लोग कोई चपातियाँ बना के ला रहे हैं, कोई सब्जी बना के ला रहा है। जी। तो ये एक चीज़ जो है ना, भावना, जी। ये बिल्कुल रहनी चाहिए। जी बिल्कुल आज आप बात करें, जंगलों में आग लग रही है जी आज की, अब इस दौर में अगर हम देखें, काफ़ी समय बाद शिमला में के अंदर गर्मी का मौसम आपने देखा है हाँ जी हाँ और जी पूरे जंगल हमारे तबाह हो गए। बिल्कुल पहले क्या होता था कि लोग आते थे इकट्ठे होकर गाँव में इकट्ठे हो गए और चलो यार आग बुझाना हमने ना। आज की डेट में देखो तो लोग बोले यार लगी कोई बात नहीं। जी तो ये कहीं ना कहीं हम पिछली तरफ हट रहे हैं। जी जी अगर आपके गांव में आग लग जाए, वहाँ तो आप कुछ करोगे यार, उसके गांव में ना लग जाए, उसके घर में ना चला जाए आग। तो ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं भावना किसी चीज़ की तो कमी है ना। जी 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 जो लोग पहले इकट्ठे होते थे, आज क्यों इकट्ठे नहीं हो रहे? बिल्कुल कि समय नहीं है, लोग देना चाहते, हम्म सोशल सर्विस की तरफ लोग जाना नहीं चाहते। नहीं जा ये मुश्किल काम है ना, जी इससे कुछ मिलना नहीं है आपको। जब आप सोशल सर्विस करने जाओगे, इसमें आप बोलोगे कुछ मिलेगा मेरे को, जी। तो सोशल सर्विस आपकी रहेगी नहीं। वो जी जी आपको निष्भाव, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी मत के, अंदर की भावना से काम करना पड़ेगा। जी फल की चिंता किए बिना हाँ हाँ, काम बिल्कुल करना बिल्कुल। पड़ेगा। अगर आप पहले ही फल को बोलोगे मेरे को मिलना है कुछ,
उस भावना से काम करो तो वो काम आपका सफल नहीं होगा। जी जो मेरा अपनी 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 सोच है। जी जी उस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो वो हम हर महीने में हम उसको आगे रहेंगे। जी, तो सर जैसे आपने स्पोर्ट्स कल्चर वेलफेयर सोसाइटी की भी बात की थी, तो किस तरह से आपने उसका गठन किया है और उसमें और कौन कौन सी गतिविधियां आप लोग करवाते हैं? मैडम ये आपके बड़ा अच्छा सवाल है ये आपने किया कि आप देख रहे हैं शिमला के अंदर हमारे कितने प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जी। और लोगों की दौड़ ऐसी हो गई है कि आप अगर आप शिमला में देखें बढ़ती हुई ट्रैफिक, आप जहाँ पहले आधे घंटे में पहुँचते थे आज आपको समय लगता है वहाँ पर 1.5 घंटा पहुँचने में लगता है। जी जी। खेल मैदान शिमला में किसी स्कूल के पास नहीं है, सिर्फ BCS और एडवर्ड को छोड़कर किसी के पास खेल मैदान नहीं है। जी। तो हमने सोचा कि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। हम जब हॉकी की प्रैक्टिस करने जाते थे तो हम जाते थे सम्मेलन से पैदल चलना और BCS पहुँचना, सुबह 5:30 बजे उठना और पैदल जाकर वहाँ जाकर हॉकी की प्रैक्टिस करनी। तो हमने सोचा क्यों ना एक सम्मेलन में जो हमारा छोटा सा ग्राउंड है, विश्वविद्यालय का जो ग्राउंड है उसमें ना केवल विश्वविद्यालय का, रेलवे की भी उसमें प्रॉपर्टी है और CPWD का उसमें क्षेत्र है, लेकिन वो खेल का मैदान कहीं ना किसी तरीके से बना पाए हम, है ना, चाहे विश्वविद्यालय ने बनाया चाहे हम लोगों ने बनाया, स्थानीय जनता ने बनाया। तो उस ग्राउंड में हमने सोचा क्यों ना एक शिमला जिला स्तरीय जो एक इवेंट्स होते हैं इसमें यहाँ पर खेल स्पर्धाएं होती हैं, क्यों ना इसको शुरू करवाया जाए। तो हमने इसको दशहरा इवेंट से जोड़ा। हम वहाँ पर दशहरा करवाते थे, तो दशहरा अभी भी होता है, लेकिन उसको हमने चाहा क्यों ना यहाँ पर स्पोर्ट्स की इवेंट्स भी करवाई जाए। तो जब हमने फर्स्ट टाइम उसको हमने ऑर्गेनाइज किया तो शिमला के 38 स्कूलों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अच्छा। और बच्चे आए और जिस तरह से हमारे मैंने आपको बताया कि हमारे टूर्नामेंट होते हैं जिला स्तरीय पे, उस तरीका से हमने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो एक MPED का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उनकी मदद लेके हमने उस स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ाने की कोशिश की। अच्छा। और लोगों में टैलेंट आना शुरू हो गया कि यार नहीं भागना भी है, मैंने एथलेटिक्स में भी जाना है, मैंने हॉकी भी खेलनी है, मैंने वो भी करना है। तो कहीं ना कहीं उसमें लोगों बच्चों को चांस मिला। जी जी। और हमारे सम्मेलन से तो वैसे अगर हम सम्मेलन की बात करें, उस खेल मैदान की बात करें, तो उस खेल मैदान में हमारे विश्वविद्यालय जो ग्राउंड है, खेल मैदान है, हमारे बहुत जो क्रिकेट की हम बात करें, क्रिकेट की स्पर्धा की बात करें तो बहुत रणजी प्लेयर्स मैदान से निकले हैं हमारे सामने। बहुत लोग रणजी में गए और हमारे हिमाचल का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। आज वो सारे के सारे यहाँ AG में स्पोर्ट्स कोटे में लगे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देखे जब भी मिलते हैं कि देखो इस मैदान में खेल के कहाँ इन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया, पूरे देश विदेश में जाके खेलते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज इस भावना से हमने उसको एक्टिविटीज की। उसके अलावा जैसे कोई हमारे कोई गरीब बच्चा है नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी फाइनेंशियली मदद करनी, उसका बुक्स नहीं है, उसको किस तरह से हम सपोर्ट करते हैं, उस फैमिली को हम किस तरह से सपोर्ट करते हैं, वो एक भावना के साथ हमने स्पोर्ट्स कल्चर वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया, जो आज भी ये अपना सही रूप से जो है कार्य कर रही है। जी। और सर जैसे आप इतने सारे कार्य कर रहे हैं और आपने जॉब भी की है, तो उसके बीच में आपने जो अपने ये संगीत के को भी जिंदा रखा है और उसको आप अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में ही काफ़ी मुश्किल रहा होगा। मुश्किल तो मैडम होती है, काम देखो, काम तो हर काम मुश्किल होता है। जी जी। अगर काम को अगर मिलेगा आसान काम नहीं है जी, है ना। अब जहाँ तक आप महिलाओं की बात करें, महिला बेचारी सारे दिन किचन में काम करती हैं। हम इंसान लोग हम जाएंगे परे तो नौकरी करने जा रहे हैं, कोई अपने कारोबार करने जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं फर्क तो रहता है। लेकिन काम करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। और मेहनत करने से पहले लगन जरूरी होनी चाहिए। कोई भी काम है अगर आप विदाउट अंदर की भावना से नहीं करोगे ना, भावना जब उसमें सही नहीं होगी तो काम में कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। बिल्कुल। तो कोई भी काम करना है उसमें मेहनत की बड़ी जरूरत है। जी। और मेहनत से अगर आप काम करोगे तो मुझे मेरा मानना है कि आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ोगे, पीछे नहीं जाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो सर इसी बात पे हम चाहेंगे कि आप एक और बहुत ही खूबसूरत सा एक लोक संगीत हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। सर इतने सारे जैसे हम देखते हैं पहाड़ी गाने हैं, हमारी जो संस्कृति है, और आजकल भी हम जो गाने देखते हैं, जो नए जो आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके भी बहुत सारे गाने आ रहे हैं, तो कोई भी जो आपका पसंदीदा है वो आप हमें सुना दीजिए। मैडम मुझे फिल्मी गाने तो ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने तो अपने शौकिया उस शौक को जिंदा रखा, जो मुझे आता मैं वो आपके सामने परफॉर्म कर सकता हूँ। बाकी तो ज़्यादा एक फिल्मी गाना है मेरा पेट, जो मैंने एक गाया स्कूल टाइम में। अच्छा। वो मैं आपको समक्ष रखता हूँ। जी जी। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान,
कहता है दिल और मचलता है दिल, मेरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले, खोई खोई जिंदगी हरदम तेरा नाम ले, चांद सी बहकी नज़र कह रही है प्यार कर, जिंदगी है एक सफ़र कौन जाने कल किधर, ला 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 ला। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमान, झूमने लगेगा आसमान। बहुत ही सुंदर सर, आपने तो मेरा फेवरेट सॉन्ग गा दिया और सुभात को बहुत ही मनोरंजन से भरपूर कर दिया है। चलो मैडम, जो अपना टैलेंट है वही आदमी बताता है। जी बिल्कुल। तो सर आपने इतने अपने बारे में इतनी जानकारी हमें दी, हमें आपको जानने का मौका मिला, आपके संगीत आपके गाने सुनने का मौका मिला, तो और यहाँ पे आए आप उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। हमें यकीन है कि आपने बहुत ही इन्जॉय किया होगा आज का ये शो। तो अब आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।